वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की, जिसके अंतर्गत हमने एक वर्ताकार कुंडली ली थी कुछ इस प्रकार से, जिसकी त्रिज्या थी कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात किया था। और कितना मान निकल के आया था? चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया था म्यू नोट एन आई कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2r² प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की घात 3/2। इतना चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात किया था। ये तो हो गया वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो कि r दूरी पे कोई भी पॉइंट P होगा। अब अपने यहाँ पे इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ होंगी, उसकी अपने बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे आज अपने इसकी विशेष स्थितियों की कि वो क्या बनने वाली है। तो पहली कंडीशन तो ये बन जाएगी कि ये जो P पॉइंट है वो स्मॉल r दूरी पे है। यदि आप इस P पॉइंट को इसके केंद्र बिंदु O पे ले आओ तो O पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, यानी कि धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा। इससे पहले जो अपने डेरिवेशन थी वो वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की थी। और आप लोगों को यदि याद हो तो हमने केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्ञात किया था? म्यू नोट एन आई बटे में 2r प्राप्त किया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस सूत्र की सहायता से आप केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र यदि ज्ञात कर सकते हो तो उसका मान भी इतना ही आना चाहिए। अब केंद्र पे ज्ञात करने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो डिस्टेंस आपको r नज़र आ रही है उसका मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r दूरी है वो केंद्र से है और इस P पॉइंट तक है। इस P पॉइंट को खिसका के आप केंद्र पे ही पहुंचा दो तो r का मान है वो ऑब्वियसली कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। तो उस केस में अब आप क्या करोगे? केंद्र पे ज्ञात करने के लिए आपको करना ये होगा, कुंडली के केंद्र की बात अपने करेंगे। कुंडली के केंद्र पर स्मॉल r इज इक्वल 0 होगा। ओके, b इज इक्वल क्या बन जाएगा? म्यू नोट एन आई r स्क्वायर बटे में 2r² और स्मॉल r का मान 0 हो गया, जिसकी घात कितनी लगा दी हमने? 3/2 लगा दी। घात 2 से 2 कैंसिल हो गई तो b का मान बच्चों कितना बचेगा? म्यू नोट एन आई, ये r² हो गया और ये 2r³ हो गया। r² 1r³ से कैंसिल, तो ये अपने को रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और ये रिजल्ट आएगा कहाँ पे? केंद्र पे आएगा। तो म्यू नोट एन आई बटे में 2r। इसका मतलब ये हो गया कि अपने ये जो समीकरण 1 में फॉर्मूला प्राप्त किया था वो बिल्कुल सही था और केंद्र पे भी मान इतना म्यू नोट एन आई बटे में 2r हमें प्राप्त हो गया है। ओके, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि धारावाही वर्ताकार कुंडली जो होगी उसके कारण आप किसी भी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हो तो अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पे प्राप्त होता है। केंद्र की अपेक्षा आप कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे इस कुंडली के अंदर कोई पॉइंट ले लो या बाहर एक निश्चित दूरी पे कहीं भी पॉइंट ले लो, XYZ स्थान पे केंद्र के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा और उसका मान होगा म्यू नोट एन आई बटे में 2r। तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है और उसका मान म्यू नोट एन आई बटे में 2r होता है। इससे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी कभी भी किसी भी बिंदु पे वर्ताकार कुंडली के कारण नहीं होता। ओके, चलो भाई सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। सेकेंड केस अपने बात ये करेंगे, जैसे कि ये अपने पास एक वर्ताकार धारावाही कुंडली थी, इसे निश्चित दूरी r के ऊपर आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया था। ये जो दूरी r है ना, अब इसको अपने कितना मानेंगे? इसकी त्रिज्या की आधी दूरी पे आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करोगे। कितनी दूरी पे? यदि स्मॉल r का जो मान है वो कुंडली की त्रिज्या का आधा हो तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने निकल के आएगा, जिसको हम आगे यूज में लेने वाले हैं। तो r का मान है वो r/2 हो जाए, यानी कि कुंडली की त्रिज्या का ठीक ठीक आधा हो जाए। उस केस में ये रिजल्ट कितना हमें प्राप्त होगा? तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करने वाले हो कि जो भी आपको स्मॉल r नज़र आ रहा है समीकरण 1 में, उसके स्थान पे आप कैपिटल R पुट कर कैपिटल R/2 पुट कर दो। तो b बराबर क्या बन जाएगा? म्यू नोट एन आई r² बटे में 2r² प्लस स्मॉल r के स्थान पे r/2 पुट कर दिया आपने, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो बच्चों ये तो हो जाएगा ब्रैकेट बड़ा और ये स्मॉल का हमें स्क्वायर करना है और इसके ऊपर घात 3/2 लगी हुई है। अब इसको आप सोल्व कर लो तो ये म्यू नोट एन आई r² हो जाएगा
बटे 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 की घात 3/2 हो जाएगा। अब इसको यदि आप अरेंज करते हो तो म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, 4 लघुत्तम आएगा तो ये बन जाएगा 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर के 5 आर स्क्वायर बटे 4 और उसकी घात 3/2 बन जाता है। ओके, अब आप इस ब्रैकेट को सोल्व कैसे करोगे, जबकि इसके ऊपर घात 3/2 लगी हुई है। सबसे पहले अपने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। अपने पास फंडा क्या है, 5 आर स्क्वायर बटे 4 की घात 3/2 है। आप 4 को 2 गुना 2 कर लो, यानी कि 2 की घात 2 लगा दो। आप ऐसा लिख सकते हो 5 आर स्क्वायर की घात 3/2 बटे ये 2 की घात 2 है ना, उसकी घात भी 3/2, यानी कि कंप्लीट पद की घात 3/2 है यहाँ पे। तो इस घात से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा, और साथ में 5 की घात भी 3/2 होगी और आर स्क्वायर की घात भी 3/2 होगी। तो 5 की घात 3/2 तो जिंदा रहेगी, 5 की घात 3/2। आर की स्क्वायर बटा में 1/2 है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आर की घात बचेगा 3 बटे 2 की घात बचेगा 3, यानी कि 8 आ जाएगा। अब 5 की घात 3/2 का मतलब कितना होता है, 5 की घात 3/2, 3/2 घात का मतलब होता है 1.5, 1 और आधी, तो एक तो घात हो जाएगी कंप्लीट यानी कि 5 और एक आधी घात यानी कि √5। तो कुल मिलाकर के 5√5 आर की घात 3/8 ये ब्रैकेट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट के स्थान पे आप क्या लिखोगे कि b = आ जाएगा म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 और यहाँ आ जाएगा 5√5/8, साथ में यहाँ पे r³ भी होगा। तो 2 से 8 कैंसिल, कितना बन जाएगा, 4 बटे में बचेगा, 4 को ऊपर पहुँचा दो, आर स्क्वायर से एक r³ कैंसिल, तो परिणामी मान बच्चों ये बचेगा 4 बटे में संख्यात्मक मान है 5√5, ऊपर मान बचेगा म्यू नोट एन आई और बटे में बच जाएगा r। तो ये अपने पास एक रिजल्ट तैयार हो गया। किस केस में, जब हमने इस केंद्र पॉइंट से और r/2 दूरी यानी कि त्रिज्या की आधी दूरी पे हमने कोई भी पॉइंट लिया होगा, तो आपको b का मान प्राप्त हो गया 4/5√5 म्यू नोट एन आई बटे में r। इस रिजल्ट को आप कंठस्थ याद रखोगे, ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आगे हम इसका यूज लेने वाले हैं। चलो भाई, इस रिजल्ट की अपने इसके केंद्र पर प्राप्त होने वाले रिजल्ट से तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करोगे तो मान हमें कितना मिलेगा, तो यदि तुलना कर लें तो तुलना का मतलब क्या हो गया कि केंद्र पे मान कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र का, b केंद्र में कितना प्राप्त होगा, b केंद्र की यदि अपने बात करें तो मान आएगा म्यू नोट एन आई बटे में 2r। यहाँ पे आपको म्यू नोट एन आई बटे में r तो दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ऊपर गुणा करोगे 4 दूनी 8 बन जाएगा और बटे में यहाँ पे 2r रहेगा। यानी कि तुलना यदि अपने करते ना तो उसके लिए अपने ऐसा कह सकते हैं कि 4 को तो मैंने बना दिया 8, बटे में आ जाएगा 5√5 और यहाँ बचेगा म्यू नोट एन आई बटे में 2r। मैंने क्या किया, समीकरण 3 को 2 से ऊपर नीचे गुणा किया है। अब ये जो ब्रैकेट का मान है वो बच्चों किसके तुल्य है, ये तो मान आया था हमें r/2 दूरी पे, कितनी दूरी पे मिला था, r/2 दूरी पे, और ये हो जाएगा 8/5√5 और यहाँ म्यू नोट एन आई बटे 2r किसका मान होगा, b केंद्र का मान होगा। तो ये हमें मिल जाएगा किसका मान, b केंद्र का मान। अब 8 में 5√5 का भाग यदि आप लगाते हो तो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 0.72 और साथ में हमें मिलता है b केंद्र। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिज्या की आधी दूरी पर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र देखते हो तो उस केस में आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो केंद्र पे प्राप्त होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का कितना मान प्राप्त होगा, 0.72 गुना प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.72 गुना। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई बी केंद्र का जो मान है, बी केंद्र पे जो मान आता है वो 10 टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको बी r/2 दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा। तो आप इसके लिए सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो कि केंद्र पे जितना भी मान होता है उसका 0.72 गुना निकाल लो,
यानी कि 10 गुणा 7.2 0.72, तो ये कितना बन जाएगा 7.2 टेस्ला। ये कितनी दूरी पे निकल के आता है r/2 यानी कि त्रिज्या की आधी दूरी पे ये मान हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन है, उसको भी आप अच्छे से याद में रखोगे। तो ये अपने पास एक स्ट्रक्चर था, हमने क्या किया, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला तो मान उतना ही प्राप्त हुआ जितना हमें पहले प्राप्त हुआ था। अब आगे हमने r/2 दूरी पे निकाला तो हमें ये रिजल्ट मिला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखोगे। चलिए अब अपने बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडली की, कि ये हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या होती है। अब अपने हेल्महोल्ट्ज कुंडली को समझने से पहले अपने अभी जो मान देखा था, रिजल्ट निकाला था, उसके लिए दूरी और चुंबकीय क्षेत्र में एक बार वक्र देख लेते हैं। किस किसके बीच में, दूरी और चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि एक इम्पोर्टेंट वक्र होता है। आपने रिजल्ट क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो अक्ष पे होता है वो होता है बच्चों μ0 NIr² बटे में 2r² प्लस स्मॉल r² की घात 3/2 होता है। इस रिजल्ट के आधार पे आपको जो दूरी स्मॉल r नज़र आ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र b जो आपको दिख रहा है, इन दोनों में आपको एक वक्र खींचना होगा, और वो वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। वो वक्र बनाने के लिए हम ऐसा कुछ सिस्टम लेने वाले हैं। इस साइड में आप चुंबकीय क्षेत्र b मान लोगे, यहाँ आप निश्चित दूरी ले लोगे, इधर आप +r ले सकते हो, इधर -r ले सकते हो। अब इसको देखो ये कैसे रिलेशन, b और r में रिलेशन क्या होता है कि जो r है ना वो बटे में है, b बराबर कुछ संख्या है बटे में, ये r² हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि बटा में होने का मतलब ये हो गया कि r के सापेक्ष इसका जो रिलेशन आने वाला है वो कुछ व्युत्क्रमानुपाती तो नहीं है, लेकिन सिमिलर उसी के रूप में है। अर्थात b, यदि मैं r का मान कम करता जाऊँ ना तो b के मान में लगातार वृद्धि होगी, और यदि मैं r का मान बढ़ाता जाऊँ तो b के मान में लगातार कमी होगी। ऐसा हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि r बढ़ाओगे तो बटा वाली संख्या बढ़ाते हो तो फिर ये मान कम हमें मिलता है, और r को कम करते हो यदि बटा वाली संख्या कम प्राप्त होती है तो परिणामी मान बढ़ता हुआ मिलता है। कहने का मतलब ये हो गया कि r में जो भी परिवर्तन होगा उस, या जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसके विपरीत हमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों अपने यदि जो इस प्रकार से वो वर्ताकार कुंडली थी जिसका केंद्र बिंदु ये था, तो आपको जो भी रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप इस साइड में दूरी को बढ़ाइए, जैसे कि ये वर्ताकार कुंडली थी, इस साइड में आप दूरी r को बढ़ाइए तो आपको कुछ इस प्रकार से वर्ताकार रूप जैसा, व्युत्क्रमानुपाती रूप जैसा आपको एक समीकरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि आप इस डायरेक्शन में भी दूरी r को बढ़ाते हैं तो उस केस में भी आपको ऐसा ही सेम रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आप चाहे दूरी r को प्लस साइड में लेके जाओ चाहे माइनस साइड में लेके जाओ, आपको व्युत्क्रमानुपाती रूप जैसा ही कोई एक स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। और ये जो पॉइंट होता है वो इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये यहाँ पे b केंद्र आपको मिलेगा, और ये ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसका मतलब केंद्र बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम प्राप्त होता है, जो कि हमें μ0 NI कितना प्राप्त होता है केंद्र पे प्राप्त होता है μ0 NI बटे में 2r। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस लूप से दूरी बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो ये अपने वक्र होगा, याद रखोगे अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के मध्य में वक्र आता है। चलिए अब देख लेते हैं हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या होती है। तो बच्चों अब अपने बात करेंगे हेल्महोल्ट्ज कुंडली की। हेल्महोल्ट्ज कुंडली क्या होती है? एक्चुअल में ये कुंडलियों का कॉम्बिनेशन होता है, अतः ये होंगी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ। अब एक्चुअल में होगा क्या कि अपने पास दो वर्ताकार धारावाहिक कुंडलियाँ हैं इस प्रकार की। एक कुंडली तो ये हो गई, एक और दूसरी कुंडली इसके सापेक्ष आप यहाँ पे कल्पना कर लीजिए कि यहाँ एक और इसके ठीक सामने ऐसी एक और कुंडली रखी हुई है। तो ये दो कुंडलियों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन दोनों कुंडलियाँ जो होती है वो आकार में समान होती है, यानी कि उसकी त्रिज्या है वो इक्वल होती है, और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो एक ही दिशा में होती है, एक समान दिशा में और समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है। तो उन कुंडलियों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाती है? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ कहलाती है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? समान आकार तथा समान ज्यामिति की दो वर्ताकार धारावाही कुंडलियाँ जिसमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है और उनके मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के तुल्य होती है,
तो इस प्रकार कुंडलियों के युग्म को आप हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहोगे। कितनी बातें निकल के आ गई? नंबर 1, समान आकार होना चाहिए कुंडलियों का, ऐसा ना हो कि ये छोटी बड़ी हो। समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए, समान परिमाण की धारा, और उसकी दिशा भी समान होनी चाहिए, यानी कि एक ही दिशा में, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और तीसरा, जो उनके मध्य की जो दूरी होगी वो बच्चों उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के तुल्य होनी चाहिए। ये इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मैं दोबारा डेफिनेशन समझा देता हूँ क्या होता है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियाँ। लगभग आप समान आकार होगा, इसमें 2 समान आकार की धारावाही कुंडलियाँ जिसमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है और उनके मध्य की दूरी एक कुंडली की त्रिज्या के तुल्य होती है। तो इस प्रकार कुंडलियों के युग्म को आप हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहते हो। तो समान आकार, समान परिमाण की धारा, समान दिशा में, मतलब या तो क्लॉकवाइज हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो, और उनके मध्य की दूरी है वो कुंडली की त्रिज्या के तुल्य हो। तो इस प्रकार कुंडलियों का जो युग्म या समूह बनेगा उसको आप हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहोगे। तो आइए स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली एक्चुअल में होती कैसी है। तो इसके लिए अपने पास एक कुंडली तो ये हो गई जिसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया कैपिटल आर, ये हो गया O पॉइंट उसका केंद्र बिंदु। इतने ही बड़े आकार की एक कुंडली और हो जाएगी, ये इसके सामने एक और कुंडली रखी हुई है, दोनों समान आकार की होंगी, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या समान होनी चाहिए। अब इसमें यदि करंट फ्लो इस प्रकार से फ्लो होता है तो भाई इसमें भी करंट फ्लो इसी प्रकार से फ्लो करवाना है। मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है समान परिमाण I मान की, और इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? ये कंप्लीट दूरी होगी बच्चों इसकी एक त्रिज्या के तुल्य है, यानी कि कंप्लीट दूरी है वो कैपिटल आर बनेगी। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो आपको कुंडलियों का समूह नजर आ रहा है, ये हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हमें प्राप्त हुई है। तो मतलब समान परिमाण की धारा है, समान दिशा में है, और उनके बीच की दूरी किसी एक कुंडली की त्रिज्या के तुल्य हमें प्राप्त हुई है। तो ये हो जाएंगी हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। अब इनको हमने काम में क्यों लेते हैं? हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में, जैसे कि एक कुंडली यहाँ है, एक कुंडली यहाँ है, तो इनके मध्य का ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। अतः हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग अपने किस लिए करेंगे? समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हेल्महोल्ट्ज कुंडली का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के कि समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करोगे? तो हेल्महोल्ट्ज कुंडली। या ये बोल दिया जाएगा हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग लिखे, तो आप क्या बोलोगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ही हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग किया जाएगा। अब आप ये तो समझ गए कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होगा, लेकिन एक समान होगा तो फिर मान होगा कितना, उसको भी अपने समझ लेते हैं। तो आप क्या करोगे कि ये तो हमने तय कर लिया, समझ लिया कि भाई इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। तो किसी भी बिंदु पे आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लो, उतना ही मान इनके मध्य में अन्य किसी भी बिंदु पे हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? इसका केंद्र बिंदु O डैश हो गया, O और O डैश के बीच में कितनी दूरी है? कैपिटल R है। तो इस दोनों पॉइंटों के बीच में अपने यहाँ एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? ये R/2 दूरी बचेगी, और आगे वाली दूरी भी कितनी बचेगी? R/2 बचेगी। तो आपको यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट नजर आ रहा होगा P। इस P बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लो, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आपको दोनों हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में किसी भी बिंदु पे प्राप्त होगा। अब आप ज्ञात कैसे करोगे? यहाँ P पॉइंट के ऊपर 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे। कौन कौन से? एक तो धारावाही कुंडली M के कारण, और एक धारावाही कुंडली N के कारण। तो M के कारण भी यहाँ पे हम ये जानते हैं कि धारावाही कुंडली होती है। तो ये जो रेखा आपको नजर आ रही है ना, दोनों को मिलाने वाली रेखा, वो दोनों कुंडलियों के लिए अक्ष हो गया है, क्योंकि ये उसके केंद्र बिंदु से और लंबवत गुजरती है, तो ये क्या बन जाता है? उसका एक्स बन जाता है। तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हो कि कितना प्राप्त होता है, लेकिन कितनी दूरी पे? R/2 दूरी पे। तो लास्ट में आपने विशेष कंडीशन देखी थी कि धारावाही कुंडली के अक्ष पे और R/2 दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलेगा। तो आपने मान कितना प्राप्त किया था? B का मान बच्चों आपने प्राप्त किया था 4/5√5 म्यू नोट NI/r, जहाँ पे N क्या है? N इसमें फेरों की संख्या है। कितने?
तार लिपटे हुए हैं उनकी संख्या है, लिपटे हुए तारों की या फेरों की संख्या हो जाएगा यहाँ पे कितना, n हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करोगे, P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, तो पहले आप M कुंडली के कारण P पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो, फिर N कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, और परिणामी मान कैसे निकलेगा उसको भी अपने समझ लेंगे। तो M और N के कारण पहले आप P बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे, M कुंडली के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बन जाएगा, कैसे ज्ञात होगा, वर्ताकार धारावाही कुंडली, उसके अक्ष पे कोई भी पॉइंट है P, कितनी दूरी पे, r/2 दूरी पे, तो वर्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पे और r/2 दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इतना होता है। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा B किसके कारण, M के कारण, और मान कितना होगा 4/5√5 म्यू नोट Ni में R। N फेरों की संख्या है M के अंदर, I उसमें प्रवाहित धारा है, R उसकी त्रिज्या है। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसी प्रकार N कुंडली के कारण भी आप देख सकते हो, N कुंडली के कारण मान हमें कितना प्राप्त होगा, सेम कंडीशन आएगी, समान दिशा में धारा है, समान आकार की कुंडली है और समान दूरी r/2 पे आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों रिजल्ट है वो समान बनेगा और ये बनेगा 4/5√5 म्यू नोट Ni में R। सब कुछ सेम कंडीशन है तो मान भी दोनों का सेम बन जाता है। अब इस बिंदु पे आपने दो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिए, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे ज्ञात करोगे देखते हैं। इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र चूंकि एक सदिश राशि होती है, अतः दोनों चुंबकीय क्षेत्र की आपको P बिंदु पे दिशा देखनी होगी। यदि दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान आती है तो दोनों मान जुड़ जाएंगे, और विपरीत आती है तो दोनों मान घट जाएंगे। तो इस P पॉइंट पे पहले आप M के कारण, M में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित इस प्रकार से हो रही है, यानी कि बाहर निकलती हुई दिशा इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों मैंने क्या किया, दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम काम में लिया है, धारा की दिशा में मैंने अंगुलियों को मोड़ दिया है, तो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो M के कारण जो B चुंबकीय क्षेत्र आता है बच्चों वो इस डायरेक्शन में आता है। ओके, अब N कुंडली के कारण N में भी धारा यही प्राप्त हो रही है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। तो N के कारण भी उसी दिशा में आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। कहने का मतलब P पॉइंट के ऊपर दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हैं, अतः क्या हो जाएगा कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमें परिणामी दोनों के योग से प्राप्त हो जाएगा। परिणामी B का मान कितना मिलेगा, तो B का मान दोनों के योग से मिलेगा 4/5√5 म्यू नोट Ni में R। इसी प्रकार दूसरे वाला भी इसमें ऐड कर दोगे, म्यू नोट Ni में R, और ये बन जाएगा बच्चों कितना 8/5√5 म्यू नोट Ni में R। तो ये यहाँ पे समीकरण नंबर 3 आपको दिखाई दे रही है, जो कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली के कारण उसके मध्य में जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इतना प्राप्त होता है। अब यदि आप इस मान की किसी एक कुंडली के केंद्र पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से तुलना कर दो, तो आपको क्या करना है कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो B बराबर 8 दूनी 16 बन जाएगा 5√5, और यहाँ पे म्यू नोट Ni में 2R हो जाएगा, जिसको आप क्या कह सकते हो, B केंद्र कह सकते हो। 16 में 5√5 को दिया भाग लगाते हो तो 1.732 इंटू क्या आ जाता है B केंद्र, समीकरण नंबर 4। इसका मतलब ये हो गया कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो इसी एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1.732 गुना प्राप्त होता है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है और केंद्र की बजाय 1.732 गुना होता है। ओके, तो ये तो अपने पास रिजल्ट निकल के आ गया हेल्महोल्ट्ज कुंडली का। अब यदि अपने यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ वक्र बनाएं तो उस वक्र को भी आप आसानी से समझ सकते हो कि वो वक्र बनेगा कैसे। तो एक्चुअली वक्र बनाने के लिए आप करोगे क्या, जैसे पहले अपने जो वक्र बनाया था बच्चों उसके अंदर तो केवल क्या था, एक ही कुंडली थी, अतः उसका वक्र हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे 2 कुंडलियाँ हैं, जैसे कि एक कुंडली यहाँ पे है इस प्रकार से, दूसरी कुंडली यहाँ पे इस प्रकार से, ये इसका अक्ष हो गया। तो यहाँ पे 2 वक्र बनेंगे, एक तो इस कुंडली के लिए और एक इस कुंडली के लिए। तो यहाँ पे आप दोनों वक्र तैयार करोगे। तो एक कुंडली के लिए वक्र कैसा था, लास्ट क्लास में आपने देखा था, लास्ट वीडियो टॉपिक में। तो एक कुंडली के लिए वक्र बच्चों कुछ ऐसा था, ठीक है।
तो दूसरी के लिए भी वक्र ऐसा ही बनेगा। यहाँ से आप इसको बनाना शुरू करोगे तो इस प्रकार का वक्र बन जाएगा। कहने का मतलब आप इसको थोड़ा अलग अलग लेकर के देखना तो आपको समझ आएगा कि एक कुंडली के लिए वक्र कुछ ऐसा बना है और दूसरी कुंडली के लिए वक्र कुछ ऐसा बना है। तो यहाँ पे ये 2 एक्स हो गई, इन दोनों के बीच में आपका चुंबकीय क्षेत्र बना है हेल्महोल्ट्ज कुंडली के कारण। तो यहाँ पे जो आपको चुंबकीय क्षेत्र नजर आ रहा है ये लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि ये ओ डैश है, ये ओ हो गया, इधर दूरी हो जाएगी, इधर भी दूरी हो जाएगी, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी वेक्टर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और दूरी, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के मध्य की वक्र की बी और आर के मध्य की, तो उसका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये वक्र ठीक हमने यहीं से प्राप्त किया है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में समझा था। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा बच्चों हेल्महोल्ट्ज कुंडली का, और इसका यूज क्या होता है इसको आप अच्छे से कंठस्थ याद रखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल लौटेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।